स्वागत है आप सभी का द एग्जाम प्रिपरेशन हब में। आज की क्लास हमारी आधुनिक भारत के इतिहास में हम लोग बात करेंगे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के बारे में। किसके बारे में? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के बारे में। और इससे जुड़ी हुई सारी क्वेश्चन को हम लोग करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? तो जयप्रकाश नारायण कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे। ठीक है। कांग्रेस समाजवादी दल के प्रमुख नेता कौन थे? तो आचार्य नरेंद्र देव जी कांग्रेस समाजवादी दल के प्रमुख नेता थे। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, सन 1913 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया? तो बिहार समाजवादी पार्टी का गठन फूलन प्रसाद वर्मा ने और साथ ही साथ जयप्रकाश नारायण ने मिलकर किया। ठीक है। आगे बात करेंगे हम लोग, प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस का सभापति कौन था? तो जवाहरलाल नेहरू जी अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस के सभापति थे। ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस बैठक कहाँ पर हुई, संपन्न हुई? तो कलकत्ता में। कब हुई? 27 दिसंबर 1928 ईस्वी को प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस की बैठक हुई। आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे, समाजवाद का समर्थक कौन था जो 1933 में ब्रिटिश शासन, देसी राज्यों, जमींदारवाद और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहता था? तो जवाहरलाल नेहरू जी थे। आगे बात कर ले, 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया? तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? तो 1934 ईस्वी में। किसके द्वारा हुआ? तो जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा। ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम लोग, तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कहाँ हुई? तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की प्रथम बैठक कहाँ हुई? तो पटना में। कब हुई? तो 1934 ईस्वी में, मई में। ठीक है। आगे देखेंगे हम लोग, 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी का संयोजक कौन था? तो जयप्रकाश नारायण जी इसके संयोजक थे। ठीक है। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक भी जयप्रकाश नारायण जी थे। आगे बढ़ेंगे, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संदर्भ में सही तथ्य क्या सब है? इसने ब्रिटिश उत्पादों तथा करों के बहिष्कार का समर्थन किया। इसने ब्रिटिश उत्पाद मतलब अंग्रेज द्वारा जो अपना प्रोडक्ट बनाया जाता था उसका बहिष्कार किया। ठीक है। यह समानता के आधार पर समाजवादी समाज की स्थापना करना चाहता था। इसने अल्पसंख्यकों तथा दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का भी विरोध किया। बम्बई मैनिफेस्टो के बारे में सही तथ्य क्या है? बम्बई मैनिफेस्टो के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो मई 1936 में बम्बई के 21 उद्योगपति ने बम्बई मैनिफेस्टो पर हस्ताक्षर किया था। ठीक है। 1936 में हस्ताक्षरित बम्बई मैनिफेस्टो प्रत्यक्ष रूप से समाजवादी आदर्शों के प्रतिपादन का विरोधी था। इसको समस्त भारत के बृहद व्यापारिक समुदाय का सहयोग मिला था। ठीक है। समाजवाद के विरोध में बम्बई मैनिफेस्टो लाया गया था व्यापारियों के द्वारा। आगे बात करेंगे, किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्या को हल करने की कुंजी बताई? तो समाजवाद को भारत की समस्या को हल करने की कुंजी जवाहरलाल नेहरू ने किस अधिवेशन में बताया? तो लखनऊ अधिवेशन में बताया। आगे बात करेंगे, भारत तथा विश्व की समस्याओं के हल की एकमात्र कुंजी समाजवाद में निहित है। यह प्रसिद्ध उक्ति किसका है? तो जवाहरलाल नेहरू जी का है। भारत हो या विश्व, सभी की समस्या का हल कहाँ है? तो समाजवाद में है। ठीक है। जवाहरलाल नेहरू को क्या कहा गया है? समाजवादी। जवाहरलाल नेहरू क्या थे? समाजवादी थे। ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम लोग, तो नेहरू का किस में विश्वास नहीं था? तो आर्थिक असमानता में विश्वास नेहरू जी का नहीं था। मतलब आर्थिक रूप से सभी लोग समान हो, इसमें वो विश्वास करते थे। आर्थिक असमानता में नेहरू जी विश्वास नहीं करते थे। मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। यह वक्तव्य किसने दिया था? तो जवाहरलाल नेहरू जी क्या कहते हैं? मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ, मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग, किसे भारत में साम्यवाद का उच्चतम पुजारी कहा जाता है? साम्यवाद का उच्चतम पुजारी हम लोग किसे कहते हैं? तो जवाहरलाल नेहरू को, भारत में। ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे, किस राज्य में साम्यवादी दलों ने संयुक्त रूप से पोर्तमू आंदोलन चलाया था? तो पोर्तमू आंदोलन कहाँ चलाया था? भू पोर्तमू आंदोलन आंध्र प्रदेश में चला हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भू पोर्तमू आंदोलन किस राज्य में चलाया गया? तो आंध्र प्रदेश में चलाया गया। लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? तो लोकनायक के नाम से
जयप्रकाश नारायण को, लोकनायक जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है। ठीक है, आगे बात करेंगे जयप्रकाश दिवस कब मनाया गया था, तो अप्रैल 1946 ईस्वी में जयप्रकाश दिवस मनाया गया था। अब बात करेंगे हम लोग प्रांतीय चुनाव जो 1937 ईस्वी में हुआ उसके बारे में। तो प्रांतीय सरकारों का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया, तो प्रांतीय सरकार का गठन 1935 के अधिनियम के द्वारा किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रांतीय सरकार का गठन किस अधिनियम के द्वारा हुआ, तो 1935 के अधिनियम के द्वारा प्रांतीय सरकार का गठन किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो 1935 के भारत सरकार अधिनियम के आधार पर प्रांतीय विधानमंडलों के चुनाव कब संपन्न हुए, तो फरवरी 1937 को विधानमंडल के चुनाव संपन्न हुए थे। आगे बात करेंगे 1937 ईस्वी के चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या कितनी थी, तो 5 थी। कितनी थी, 5। कांग्रेस द्वारा बहुमत प्रांत की संख्या कितनी थी, तो 5 संख्या थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। वर्ष 1937 के चुनाव में कितने प्रांतों में कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना था, तो 6 प्रांत में। बहुमत कितने में प्राप्त थी, तो बहुमत 5 प्रांत में प्राप्त थी। और कांग्रेस का मंत्रिमंडल कितने में बना, तो 6 में बना। कहाँ कहाँ, संयुक्त प्रांत, बिहार, उड़ीसा, मद्रास, मध्य प्रांत, मद्रास और बम्बई। कहाँ कहाँ, संयुक्त प्रांत, पहला बिहार, दूसरा तीसरा उड़ीसा, चौथा मध्य प्रांत, 5वां मद्रास और 6ठा बम्बई में बना। 6 जगह कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना था, लेकिन बहुमत कितने जगह प्राप्त था, 5 जगह ही बहुमत प्राप्त था। आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे 1937 के संपन्न विधानसभा चुनाव में इंडियन नेशनल कांग्रेस को किन प्रांतों में पूर्ण बहुमत नहीं मिला था, तो पंजाब, सिंध और बंगाल में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त हुआ था। ठीक है, आगे देखें तो 1937 ईस्वी में प्रांतों में मंत्रिमंडल के निर्माण के उपरांत कांग्रेस का शासन कितने महीने चला था, तो मात्र 28 महीने ही कांग्रेस का शासन चला था। ठीक है, कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अपनी किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई, तो कार्यकारिणी कमेटी कब, 1937 में भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई थी 1937 के कार्यकारिणी कमेटी में। ठीक है, संयुक्त प्रांत का प्रीमियर प्रधानमंत्री 1937 में कौन बना था, तो संयुक्त प्रांत का प्रधानमंत्री 1937 में गोविंद वल्लभ पंत जी बने हुए थे। कौन बने थे, गोविंद वल्लभ पंत। संयुक्त प्रांत का प्रधानमंत्री 1937 में गोविंद वल्लभ पंत जी बने हुए थे। ठीक है, आगे बात करेंगे वह कौन सा प्रांत था जहां 1937 ईस्वी के आम निर्वाचन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त हुआ था, तो बम्बई में प्रांत नहीं हुआ था, असम में नहीं हुआ था, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में पूर्ण बहुमत 1937 के चुनाव में नहीं प्राप्त हुआ था। आगे बात करेंगे 1937 ईस्वी के चुनाव के पश्चात यूपी में गठित मंत्रिमंडल में किसको वित्त विभाग सौंपा गया था, तो किसे वित्त विभाग 1937 के यूपी में गठित मंत्रिमंडल में सौंपा गया था, तो रफ़ी अहमद किदवई को। किसे, रफ़ी अहमद किदवई को वित्त विभाग सौंपा गया था। आगे बात करेंगे बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया, तो मोहम्मद यूनुस ने बिहार में प्रथम गठित मंत्रिमंडल का नेतृत्व किया था, मोहम्मद यूनुस। आगे बढ़ेंगे 1937 के चुनाव में संयुक्त प्रांत में कौन भारतीय महिला मंत्री बनी थी, तो विजय लक्ष्मी पंडित। स्थानीय स्वशासन तथा स्वास्थ्य मंत्री विजय लक्ष्मी पंडित जी बनी हुई थी। ठीक है, आगे बात करेंगे हम लोग जापानी वस्तुओं का इस्तेमाल छोड़ने का प्रस्ताव राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस वर्ष पारित किया, जिसमें इसके लिए भारतीयों से अपील की गई थी, तो 1937 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जापानी वस्तुओं का इस्तेमाल करने का विरोध किया था। ठीक है, प्रस्ताव पारित भी किया था। ठीक है, लोगों को भारतीयों से अपील भी की थी कि जापानी वस्तु का इस्तेमाल छोड़ दे। कब, 1937 ईस्वी में जापान द्वारा चीन पर हमला करने के विरोध में। जब जापान ने चीन पर हमला कर दिया तो इसके विरोध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जापानी वस्तुओं का इस्तेमाल छोड़ने का प्रस्ताव पारित किया और भारतीयों से यह भी अपील की कि वह जापानी वस्तु का इस्तेमाल उपयोग ना करे। क्यों ना करे, क्योंकि जापान ने चीन पर
आक्रमण कर दिया, हमला कर दिया है इसका विरोध करने के लिए। ठीक है, आगे बात करेंगे हम लोग कांग्रेस प्रशासित प्रदेशों में मुस्लिमों की शिकायतों से संबंधित रिपोर्ट क्या थी। तो मुस्लिम की शिकायत से संबंधित रिपोर्ट पीरपुर रिपोर्ट 1938 में आया, शरीफ रिपोर्ट मार्च 1939 में आया, फजलुल हक रिपोर्ट मुस्लिम सफरिंग्स अंडर कांग्रेस रूल दिसंबर 1939 में, ये सब मुस्लिम की शिकायत पर रिपोर्ट आई थी। ठीक है, पीरपुर रिपोर्ट, शरीफ रिपोर्ट, फजलुल हक रिपोर्ट, जिसे मुस्लिम सफरिंग्स अंडर कांग्रेस रूल भी कहा जाता है। ठीक है, कब आया यह? 1939 में आया था। आगे बढ़ेंगे तो 1937 ईस्वी के चुनाव के पश्चात गठित सभी कांग्रेसी मंत्रिमंडलों ने 22 अक्टूबर 1939 को त्यागपत्र क्यों दे दिया। 1937 में जो चुनाव के पश्चात गठित सभी कांग्रेसी मंत्रिमंडल ने 22 अक्टूबर, कब? तो 22 अक्टूबर 1939 को त्यागपत्र दिया। क्यों दिया? द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन द्वारा भारत को शामिल किया जाने के विरोध में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भारत को शामिल करने के विरोध में ब्रिटेन ने शामिल किया भारतीय सेनाओं को। इसके विरोध में सभी मंत्रिमंडल के सदस्य ने 22 अक्टूबर 1939 को अपना त्यागपत्र दे दिए। आगे बात करेंगे 22 अक्टूबर 1939 को कांग्रेस नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल के त्यागपत्र के फलस्वरूप 22 दिसंबर को मुस्लिम लीग ने किस रूप में मनाया? तो डिलीवरेंस डे, मुक्ति दिवस के रूप में मुस्लिम लीग ने 22 अक्टूबर 1939 को मनाया था। मुक्ति दिवस, डिलीवरेंस डे के रूप में मुस्लिम लीग ने 22 अक्टूबर 1939 को मनाया था। 22 दिसंबर को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया था। 22 अक्टूबर 1939 को तो सभी सदस्य अपना त्यागपत्र दे देते हैं। ठीक है, आगे बात करेंगे मुस्लिम लीग ने किस दिन स्वतंत्रता दिवस मनाया था। तो 22 दिसंबर को 1939 शुक्रवार का यह दिन था, मुक्ति दिवस के रूप में मुस्लिम लीग के द्वारा मनाया गया था। क्यों मनाया गया था? क्योंकि 22 अक्टूबर 1939 ईस्वी को कांग्रेस के सभी सदस्य ने अपना त्यागपत्र दे दिया था। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे तो 1937 से 1939 के मध्य मद्रास में कांग्रेस मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया। तो मध्य मद्रास में कांग्रेस मंत्रिमंडल का नेतृत्व करने वाले सी राजगोपालाचारी जी थे। आगे बात करें हरिपुरा अधिवेशन एवं त्रिपुरी संकट के बारे में। तो इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन कब हुआ? 1938 ईस्वी की अध्यक्षता किसने की? तो एस.सी. बोस ने की। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा हरिपुरा अधिवेशन कब हुआ? 1938 में अध्यक्षता की गई थी। ठीक है, हरिपुरा जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन 1938 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हुआ था, वह किस राज्य में है? तो हरिपुरा कहाँ है? हरिपुरा गुजरात में। कहाँ है हरिपुरा? गुजरात में है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो किस समस्या पर 1938 में हुए कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में बहस के उपरांत प्रस्ताव पारित किया गया था? तो रियासतों में जन आंदोलन का समर्थन करना, ठीक है, के कारण हरिपुरा अधिवेशन में बहस के उपरांत प्रस्ताव पारित किया गया था। आगे बात करेंगे 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा स्थापित राष्ट्रीय योजना समिति नेशनल प्लानिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा स्थापित नेशनल प्लानिंग कमेटी राष्ट्रीय योजना समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू जी थे। नेशनल प्लानिंग कमेटी जिसे भारत राष्ट्रीय आयोजन समिति का गठन किसने किया? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 1938 में किया गया। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू जी थे। आगे बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार अध्यक्ष चुने गए? तो त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। ठीक है, आगे बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का त्रिपुरी सम्मेलन कब आयोजित हुआ था, जिसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष मनोनीत किए गए थे? तो 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन किया गया था। ठीक है, आगे बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन जो 1939 में हुआ, सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। यह त्रिपुरी कहाँ स्थित है? त्रिपुरी कहाँ है? तो त्रिपुरी जबलपुर में है। किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में त्रिपुरी पड़ता है। जबलपुर, त्रिपुरी जबलपुर के मध्य प्रदेश राज्य में अवस्थित है। आगे बात करेंगे हम लोग तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में
कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारामैया को पराजित किया था। तो पट्टाभी सीतारामैया को पराजित सुभाष चंद्र बोस के द्वारा त्रिपुरी अधिवेशन में 1939 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, आगे बात करेंगे 1939 के त्रिपुरी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में किसने अध्यक्षीय उद्बोधन का अंग्रेजी अनुवाद पढ़ा था। तो शरद चंद्र बोस द्वारा अंग्रेजी अध्यक्षीय उद्बोधन या मतलब भाषण का अंग्रेजी अनुवाद पढ़ा गया था शरद चंद्र बोस के द्वारा। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र त्रिपुरी संकट के बाद किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। तो राजेंद्र प्रसाद जी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस ने अपना त्यागपत्र दे दिया त्रिपुरी संकट के कारण। आगे बात करेंगे कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के पश्चात सुभाष चंद्र बोस और दक्षिणपंथी का समस्त झगड़ा किस प्रश्न पर केंद्रित हो गया था। कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के गठन के प्रश्न पर यह केंद्रित हो गया था झगड़ा। ठीक है, आगे बात करेंगे किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के बीच युद्ध को ऐसे ईश्वर प्रदत्त अवसर के रूप में देखा जिसमें भारतीयों का उस स्थिति का अपने हित में लाभ उठाने का मौका मिलता। तो सुभाष चंद्र बोस जी ने यह देखा कि जर्मनी और ब्रिटेन का युद्ध एक भारतीयों के लिए ईश्वर के द्वारा दिया हुआ अवसर है। यह मौका किसने देखा। तो सुभाष चंद्र बोस ने देखा। आगे बात करेंगे फॉरवर्ड ब्लॉक के बारे में। तो वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया। सुभाष चंद्र बोस ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसके द्वारा हुआ। तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा हुआ। फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे। तो सुभाष चंद्र बोस जी थे। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की। तो 3 मई 1939 ईस्वी को फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की गई। तो 3 मई 1939 ईस्वी को। ठीक है, आगे बात करेंगे हम लोग। तो देखेंगे अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस के साथ कौन जुड़े थे और INA आंदोलन के साथ भी जुड़े हुए थे। कौन थे। सिलभद्र याजी जी कांग्रेस मतलब सुभाष चंद्र बोस के साथ जुड़े हुए थे। ठीक है, आज की क्लास यहीं समाप्त। आज हम लोगों ने देखा ठीक है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के बारे में हम लोग ने आज जाना। इसके साथ साथ हरिपुरा अधिवेशन एवं त्रिपुरी संकट के बारे में भी हम लोगों ने देखा और फॉरवर्ड ब्लॉक के बारे में भी हम लोग कुछ बातें किए। ठीक है, यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। फिर मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय।